नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और एक क्लास 10th के लिए है, हिंदी के लिए है। जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तक बैठे हैं या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, या कम अभी मतलब पूरे साल में कम पढ़ पाए हैं, ज़्यादा बढ़िया से नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो से अधिकतम अंक, लगभग पूरा अंक कवर हो जाएगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे इस वीडियो में बताया गया है, इस पर ध्यान देंगे तो आप सभी का बहुत अच्छे से हो जाएगा और टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप करेंगे, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, और आसान सब है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेलेक्टेड मैटर आपको पढ़ना होगा। फालतू चीज़ों को अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम आ गया है नज़दीक। ठीक है, तो अब ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो आ रहा है उसको भी भूल जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब क्या पढ़ना है, इसको आप लोग इसमें देखिए। तो पहले देखिए, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय आता है। उपसर्ग और प्रत्यय ये बहुत सरल होता है, ये बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। उपसर्ग क्या होता है देखिए, उपसर्ग देखिए, उपसर्ग में जो आगे से, मतलब मान लीजिए ये शब्द है, शब्द के यहाँ जो जुड़ेगा, इस साइड जो जुड़ेगा, पहले जो जुड़ता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो उपसर्ग दे देता है एग्जाम में, और इसे शब्द बनाने के लिए कहता है। जैसे अ उपसर्ग दे दिया, अन दे दिया, अध दे दिया, अप दे दिया, तो 3 इसमें से देकर पूछ देगा, मतलब इसे शब्द बनाइए। ठीक है, तो शब्द बहुत आसान होता है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, जैसे अ दे दिया है, तो अ से शब्द, कोई भी आप शब्द बना सकते हैं। अविश्वास, अविश्वास, असुविधा, यहाँ गलत लिखा गया है, असुविधा बना सकते हैं, अहिंसा बना सकते हैं, चाहे जो भी शब्द आप बना दें। ठीक है, लेकिन उपसर्ग का प्रयोग करते हुए। जैसे अन दे दिया, अन से शब्द बनाइए कोई, अन से अनमोल, अनजान, अनभिज्ञ इत्यादि बना सकते हैं। और अधि से बनाइए, अधि से हो जाएगा अधिकार, अधिकरण, अधिनायक। ठीक है, इसी तरह से बना सकते हैं। अप दे दिया, तो अब से अपमान, अपराध, अपहरण। इसी तरह से आप भी बनाएंगे, इसके अलावा भी आप बना सकते हैं। ये नहीं है कि यही रहेगा तभी सही है, इसके अलावा भी आप शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बनाएंगे। अनु दे दिया तो अनुरूप, अनुकरण, अनुपयोग। सह दे दिया तो सहयोग, सहमत, सहपाठी इत्यादि हो गया। और आगे चलते हैं। निर से बनाइए, निरपराध, निरस्ता इत्यादि और भी बना सकते हैं। अभि से बनाइए अभिशाप, अभिशाप, अभिमान, अभिनय। परि से बनाइए परिवार, परिजन इत्यादि। सु से बनाइए सुकर्म, सुमार्ग, सुविख्यात। तो इसी तरह से शब्द बनाना है, ये बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रत्यय आता है। प्रत्यय भी इसी तरह से आता है, और इसमें भी आपको नंबर मिल जाते हैं, बहुत आसान होता है ये भी। इसी तरह से जैसे ऊपर वाला उपसर्ग जैसे करते हैं, उसी तरह से प्रत्यय होता है। लेकिन प्रत्यय में होता है, जैसे मान लीजिए शब्द है, तो शब्द के इधर जो जुड़ता था उपसर्ग होता था, लेकिन इधर इसमें जुड़ता है। ठीक है, शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो देखिए, जैसे आई दे दिया प्रत्यय, आई से शब्द बनाइए तो बन जाएगा लिखाई, लिखाई में आई आ रहा है अंत में। उसी तरह से पढ़ाई, मिठाई इत्यादि बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं इसके अलावा भी। त्व दे दिया, तो त्व से बनाइए तो अपनत्व, महत्व, तत्व, अंत में त्व आ रहा है इसमें। और ता से बनाइए सज्जनता, सहजता, अधिकता। ठीक है, पन से बनाइए बचपन, लड़कपन, बालपन। पन से हो गया। वाह बनाइए पहनावा, दिखावा, ओढ़ावा। इसी तरह से आप भी बनाएंगे। ठीक है, और वट से बनाइए, वट दे दिए तो इससे बनाएंगे सजावट, लिखावट, बनावट इत्यादि से बनाएंगे। और ये बहुत आसानी से आपको नंबर फ्री में मिल जाते हैं, बिना मेहनत का। ठीक है, थोड़ा सा समझ कर थोड़ा सा काम करेंगे, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका पर्यायवाची। भी बहुत आसान होता है, लेकिन इसको याद करने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी सरल होता है, नहीं तो याद ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे देखिए, इसको हम एक लय के साथ रखे हैं, आसानी से याद करेंगे, कर पाएंगे। जैसे अग्नि दे दिया, तो इसको याद ऐसे करेंगे, आग, हुतासन, ज्वाला, अनल। तो एक धारा प्रवाह में हम शब्दों को रखे हैं, जिससे याद हो सके। अग्नि का कैसे याद करेंगे, आग, हुतासन, ज्वाला, अनल। ये याद हो गया, एक लाइन में हम सही से एकदम बैठा दिए हैं, जिससे याद करने में आसानी होगी आपको। जैसे आकाश दे दिया, तो इसको याद करेंगे नभ, आसमान, अंतरिक्ष, गगन। एक साथ में बोलना है, एक एक शब्द नहीं बोलना है, एक साथ में बोलना है, एक लाइन बनाकर बोलना है, धारा प्रवाह के साथ बोलना है, तभी सब याद कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, और इसको देखिए, आँख जैसे है, इसको याद करेंगे ऐसे, चक्षु, अक्ष, लोचन, नयन। इसको याद हो गया, 2-4 बार, 4-6 बार इसको ऐसे पढ़ेंगे, सिर्फ याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा समझ करके आप काम करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस से उतना अच्छा नहीं नंबर आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस अनिवार्य रूप से करना ही होगा आपको। इसके बाद कमल का देखिए, पंकज, अंबुज, नीरज, जलज। इसका हो गया। गाय का देखिए क्या होगा,
गौ सुरभिधेनु, गौ सुरभिधेनु गाय का हो गया। इसमें जो पर्यायवाची हम लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सब लिए हैं। इसके अलावा भी आप और अगर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें हम जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को लिए हैं, इसी से आ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप और पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक रहेगा। तब अगर बाहर से भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जल का कैसे याद करना है, उसी तरह से इसका भी धारा प्रवाह के साथ याद करना है। जल जैसे अम्बुवार नीर सलिल पेय पानी जीवन, अम्बुवार नीर सलिल पेय पानी जीवन, ये हो गया आपका, याद हो गया। तालाब का याद कैसे करेंगे, ताल जलाशय सर तड़ाग, ये याद हो गया। पृथ्वी का याद करेंगे कैसे, वसुधा धरा वसुंधरा धरती भूमि मही, इसको भी याद कर लेंगे इसी तरह से। कहने का मतलब ये जो हम लिखे हैं शब्दों को आगे पीछे करके सही क्रम में बैठाए हैं, जिससे कि धारा प्रवाह बने, एक लय उत्पन्न हो और याद होने में आसानी रहे, ठीक है। पृथ्वी का कैसे याद करेंगे, वसुधा धरा वसुंधरा धरती भूमि मही। माता का कैसे याद करेंगे, माता का मैया अम्बा माँ जननी, ये हो गया याद। बादल मेघ जलद घन धराधर नीरद अम्बुद मेघ, ठीक है। तो यहाँ मेघ 2 बार प्रयोग हो गया है, भूल से हो गया है, ठीक है। मेघ जलद घन धराधर नीरद अम्बुद, इतना याद करना है, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक। सूर्य का कैसे याद करेंगे, दिनकर दिवाकर भानुभास्कर, सूर्य का हो गया याद। तो एक हम इसको लयबद्ध कर दिए हैं, लय के साथ मतलब धारा प्रवाह इसका हम बना दिए हैं। इसके बाद आ जाता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ये 2 चीज़ होते हैं। तो तत्सम शब्द अगर पूछा है, तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। संस्कृत के ही शब्द रहते हैं तत्सम शब्द, और तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत से ही परिवर्तित होकर के लिए गए हैं, मतलब संस्कृत वो नहीं है, कहने का मतलब वो संस्कृत के शब्द नहीं रहेंगे। और जो तत्सम शब्द रहेंगे इस प्योर संस्कृत ही रहेंगे, ठीक है। संस्कृत शब्द रहेंगे तत्सम शब्द, जो संस्कृत में जिसका प्रयोग होता है वही शब्द रहेंगे। तो समझ जाइएगा कि ये तत्सम शब्द पूछा गया है। अगर संस्कृत का शब्द न रहे तो जान लीजिए कि ये तद्भव शब्द है। तो तत्सम तद्भव समझ गए आप। इसके बाद संधि, संधि को हम बहुत बढ़िया से करवा दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो संधि में वृद्धि संधि, जो कि सूत्र है वृद्धिरेचि, सूत्र क्या है वृद्धि संधि की, वृद्धिरेचि, ठीक है। तो ये संधि ये हम आपको एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। ये संपूर्ण वीडियो संधि का नहीं है। संपूर्ण वीडियो अगर देखना हो तो आप कमेंट करेंगे, पूरा संधि का वीडियो बहुत आसान भाषा में हम आप सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, इसको जो आपके सिलेबस में है उसको देखिए पहले, इसके बाद वो देखते रहेंगे, ठीक है। तो वो तो करवाएंगे ही, पहले इसको देखिए। संधि में वृद्धि संधि है आपके सिलेबस में, तो वृद्धि संधि देख लीजिए। वृद्धि संधि में होता है पहले शब्द में अ या आ अंत में रहेगा पहले शब्द के, और दूसरे शब्द में ए अ आएगा या ओ अ आएगा, तो दोनों मिलकर अगर ए अ आए तो अ हो जाएगा, ओ अ आए तो अ हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर सदा धन एव, तो यहाँ ए क्या आया है, ए आया है, तो ए आया, ए या आएगा तो दोनों मिलकर अय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अय हो गया, सदैव अय हो गया है, सदैव, ठीक। और वन धन औषधि, तो अब इस आ के बाद ओ आया है, तो ओ या अ आए, कोई भी आए इसमें से तो अ हो जाएगा, तो वन अ हो गया, अ हो गया यहाँ पर वन औषधि। और इसको पहचानने की एक ट्रिक देखिए आप, शब्द के ऊपर में 2 मात्रा, यानी यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ऐसे ए वाली मात्रा, ये अगर आ जाए शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर, तो वो समझ जाइए कि वृद्धि संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। आंख मूंद करके आप लगा देंगे वृद्धि संधि, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मात्रा जुड़ जहाँ जुड़ता है वहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ जैसे सदैव, सदा धन एव यहाँ पर जुड़ा है, द पर जुड़ा है, अय हुआ है, तो 2 मात्रा ऊपर, कहने का मतलब वृद्धि संधि में ऊपर 2 आएगा हरदम, ठीक है। 2 मात्राएं जो होता है ऊपर का, चाहे अय आए चाहे अ आए, लेकिन आएगा 2 ही ऊपर, अय में भी 2 रहता है और अव में भी 2 ही रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, अब पहचान लेंगे बहुत आसानी से वृद्धि संधि को। इसके बाद और एक है आपके सिलेबस में क्या, ईयण संधि। कौन सी संधि, ईयण संधि, और इसका सूत्र है इको यणचि, इको यणचि इसका सूत्र है। तो इसमें संधि, इस संधि में देखिए ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब असमान अलग स्वर आता है, तो ई के जगह पर यह हो जाता है, उ के जगह पर वह हो जाता है, री की जगह पर र हो जाता है, ठीक है। ई उ री जो है ये दीर्घ भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग कभी संधि नहीं पढ़े होंगे उनको तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये ट्रिक से थोड़ा सा पढ़ लेंगे सही रहेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करेंगे, हम पूरा संधि का एक आसान, एकदम आसान भाषा में एकदम बनाएंगे संधि का वीडियो, आपको इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए संधि
यण संधि को देख लीजिए एक बार। जैसे इति धन अत्र, क्या हो जाएगा, इत्यत्र, क्या हो जाएगा, इत्यत्र। मधु धन अरि, मध्वरि। और एक मातृ धन आज्ञा, मात्राज्ञा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसको देख लीजिए एक बार। तो यण संधि में, संधि जैसे देखिए, जैसे संधि आ गई है तो बीच में जहाँ जुड़ेगा वहाँ पर आधा वर्ण आएगा हरदम। जैसे यहाँ पर इत्यत्र आधा त आया है, और यहाँ मध्वरि, यहाँ आधा ध आया है। मात्राज्ञा, यहाँ मात्राज्ञा आपको दिख रहा है, त्र पूरा दिख रहा है, लेकिन आधा इसमें भी है, हम दिखा दे रहे हैं। देखिए मा त्रा, आधा त और र, त्रा ज्ञा, ऐसे है। जब त्र को तोड़ेंगे तो आधा त प्लस र रहता है, ये चीज़ बनता है, ठीक है। तो त्र में भी आधा त है, ठीक है। तोड़ने के बाद पता चलेगा, ऐसे देखने में तो नहीं पता चला है ना, लेकिन त्र जो होता है आधा त प्लस र से बनता है। तो इसमें भी आधा वर्ण है, तो आधा वर्ण जिसमें भी आता है आए, समझ लीजिए कि वो हो जाएगा आपका ए यण संधि, ठीक है। यण संधि, और इसका सूत्र होता है इको यणच। बस यही था इसमें संधि में, और 2 ही संधि आपके सिलेबस में है। इसके बाद समास आ जाता है। समास देख लीजिए, आपको इस सभी हम विस्तार से नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपका मतलब पेपर में कैसे हल करना है, ट्रिकी वीडियो है, समझ लीजिए। ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं, विस्तृत अगर पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए ट्रिक के माध्यम से जल्दी से इसको खत्म कर रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए है, ठीक है। तो समास देखिए, समास में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, बीच में दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह मतलब ए वाला चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह इसको कहते हैं। और जब विग्रह करेंगे, विग्रह करने का मतलब क्या होता है, विग्रह करने का मतलब होता है विस्तार जब करते हैं तो बीच में, दोनों शब्दों के बीच में आ जाता है और, अथवा, या, इनमें से कोई आ जाएगा एक, ठीक है। दोनों पदों के बीच में ये सब तीनों में से कोई एक आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे देख लीजिए, नदी नाले, बीच में योजक चिन्ह है कि नहीं है, यहाँ योजक चिन्ह है। और जब विस्तार कर दिए, नदी और नाले, बीच में और आ गया कि नहीं, इसमें से आ गया कि नहीं, एक आ गया, ठीक है। ऊंच नीच, बीच में योजक चिन्ह है, और जब विस्तार करेंगे ऊंच या नीच, ये हो जाएगा। तो ऐसे अगर आए तो समझ लीजिए द्वंद्व समास है। बीच में अगर आपको दिखे ये क्या, योजक चिन्ह, और विस्तार करने के बाद बीच में और आए, या आए, अथवा आए, तो आप समझ जाइए कि द्वंद्व समास है, ठीक। अगला समास देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होगा, आपको पता चलेगा समूह या समाहार के बारे में बात की जाएगी। और पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा। पहला शब्द जो रहेगा इसमें जो पहला शब्द रहेगा यानी पद रहेगा, संख्यावाची रहेगा, कोई ना कोई संख्या का संकेत तो करेगा, संख्या ही रहेगा। जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु में देखिए, सप्त मतलब 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 सिंधुओं का समूह के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ समूह, देखिए यहाँ समूह की बात हो रही है, तो समूह या समाहार इसमें होता ही है। और पहला जो है पद यानी यहाँ 7, ये संख्यावाची है, और समूह या समाहार का ज्ञान हो रहा है। और दूसरा देखिए चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ भी समूह का बात कर रहे हैं, और 4 पहला जो पद है संख्यावाची यानी 4 संख्या है कोई ना कोई। तो द्विगु समास को भी आप लोग समझ गए होंगे, पूर्ण विश्वास है हमें। इसके बाद देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को देख लीजिए। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व व उत्तर पद में, कहने का मतलब पहले और बाद के पद में क्या होता है, उपमान उपमेय या विशेषण विशेष संबंध रहता है, ठीक है। उपमान उपमेय या विशेषण विशेष संबंध इसमें रहता है, ठीक है। देखिए जैसे कमल चरण, तो इसका जब विस्तार करेंगे हो जाएगा कमल के समान चरण। तो यहाँ समानता बताई गई है, ठीक है, कमल के समान चरण। तो कमल के समान चरण, चरण को बताया गया है कमल के समान, ठीक है। तो समानता किससे बताई गई है, कमल से, किसकी, चरण की। तो इसमें समानता बताई जाती है या तुलना की जाती है, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास में ये होता है। इसके बाद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद मिलकर के एक नए पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, तो एक इसी ओर संकेत कर रहा है, गणेश की ओर संकेत कर रहा है। लंबा यानी पेट किसका लंबा है, गणेश का पेट लंबा है, तो गणेश की ओर संकेत हो रहा है, तो गणेश हो जाएगा। दशानन, 10 है आनंद जिसके, एक इस ओर संकेत हो रहा है, रावण की ओर, कहने का मतलब रावण की बात हो रही है।
ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे बहुव्रीहि समास को भी। अब अगला देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व इसमें से भी कैसे करेंगे, देखिए। रस, जो कि आपके सिलेबस में है करुण रस और हास्य रस। तो करुण रस की परिभाषा देख रहे हैं हम लोग अब। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, इसको याद कर लेंगे, परिभाषा भी लिखने के लिए आता है। या तो परिभाषा लिखने के लिए कहा जाता है, या तो उदाहरण उसमें पद दे देगा, उस मतलब पहचान कर आपको लिखना पड़ता है कि करुण रस है या हास्य रस है, और अस्थायी भाव भी। ठीक है, तो ये परिभाषा याद कर लेंगे, छोटी सी है। इसके बाद उदाहरण भी देने के लिए परिभाषा और उदाहरण लिखना पड़ता है आपको। तो उदाहरण देखिए, एक करुण रस का उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत सरल ये है, उदाहरण भी बहुत सरल है, इतना याद करके चले जाएंगे। इसके बाद हास्य रस भी देखिए, ये तो करुण रस हो गया। अब हास्य रस की परिभाषा देखेंगे। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ये हो गया हास्य रस की परिभाषा। और उदाहरण कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यही लिखेंगे जो हम बता रहे हैं उदाहरण इसके अलावा भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन इसी का हास्य रस का अगर परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा लिख रहे हैं, तो उदाहरण भी हास्य रस का ही लिखना है, न कि किसी और रस का, ठीक। तो उदाहरण देख लीजिए, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भय, मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पग उदाहरे। तो ये हो गया उदाहरण किसका, हास्य रस का। इसके बाद आ जाता है अलंकार। आपका अलंकार आ जाता है, तो अलंकार में उत्प्रेक्षा है। तो आप लोग एक बार अपना सिलेबस भी देख लेंगे कि आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें कटी हुई हैं, मतलब क्या कटा है आपके सिलेबस से, उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखे नहीं है कि क्या कटा है, वो आप लोग अपना निर्धारित करेंगे, या तो पूरा पढ़ लेंगे जितना बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि जो कटा है तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक। नहीं तो इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है जितना हम बता रहे हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर कवर हो जाएगा, ठीक। तो अलंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और एक चीज़ इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनो आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, ठीक है। वाचक शब्द का मतलब ये हुआ कि जो भी उदाहरण दिया जाएगा उसमें, मतलब जो भी पद आएगा उसमें ये शब्द जरूर मिलेंगे आपको, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनो, इसमें से जरूर कोई ना कोई रहेगा। तो आप लोग जान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। कभी कभी उदाहरण देकर पूछ देता है कि कौन सा अलंकार है ना, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण देखिए इसमें, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परे प्रभात। तो यहाँ देखो मनो आया है, देखिए, मनु मानो, जन जानो, मनहु जनो, तो यहाँ मनो आया है, मनहु, तो ये यहाँ मनहु रहना चाहिए, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें से आएंगे मन मानो, जन जानो, मनहु जनो, इसमें से आएंगे, मनो आ गया है, वही है, ठीक है। तो ये वाचक शब्द का मतलब ये शब्द इसमें आपके पद्य में जरूर आएंगे। इसके बाद उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देख लीजिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तुलना की जाए, समानता बताइए, ठीक है। तो उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी समानता बताई जाती है उसको उपमेय कहते हैं। कहने का मतलब प्रस्तुत जो रहता है, जो सामने रहता है। दूसरा है उपमान, जिससे समानता बताई जाती है, मतलब अप्रस्तुत, जो सामने नहीं है, ठीक है, जो दूर है। तीसरा वाचक, पहचान को अथवा समानता को व्यक्त करने वाला शब्द कहलाता है वाचक। अभी हम समझा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे। साधारण धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में रहता है, उसी वही समान धर्म कहलाता है। तो देखिए उदाहरण के द्वारा अब समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ जाएंगे। देखिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो इसमें राधा क्या है, उपमेय है, यानी प्रस्तुत है। गुलाब क्या है, उपमान है, मतलब गुलाब के समान। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो राधा के चरण की समानता गुलाब से बताई जा रही है, ठीक है। तो
प्रस्तुत राधा है जिसको उपमेय कहते हैं, कहा जाएगा। गुलाब है उपमान, गुलाब से क्या की जा रही है, समानता बताई जा रही है, ठीक है। और जिसकी समानता बताई जा रही है वो है राधा, जिसको उपमेय कहेंगे। और जिससे समानता बताई जा रही है यानी गुलाब से समानता बताई जा रही है तो इसको उपमेय कहेंगे। इसको प्रस्तुत भी कह सकते हैं और इसको अप्रस्तुत भी कह सकते हैं। गुलाब के समान, समान जो है ये क्या है, वाचक है। और कोमल क्या है, कोमल साधारण धर्म है जो कि दोनों में है। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, मतलब कोमलता दोनों में है, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे और इसको याद कर लेंगे, बहुत आसान है सब, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे सब हो जाएगा सही। इसके बाद रूपक अलंकार, इसको देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे हरि जननी में बालक तेरा, ये उदाहरण बहुत छोटा है, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद छंद पढ़ेंगे। छंद देखिए, छंद में आपका रोला है आपके सिलेबस में, और क्या है, एक सोठा है, सोठा, हाँ सोठा है, ठीक। तो देखिए रोला देखिए छंद में, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। कैसा छंद है, सममात्रिक। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। कहने का मतलब 11 और 13 पे कामा लग जाता, कामा लगता है, यानी विराम, विराम का मतलब जहाँ रुकते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ लगा है तो इसको याद कर लेंगे। 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद मतलब 4 पंक्ति मतलब 4 लाइनों में लिखा जाता है। और क्या है इसमें, 8 चरण, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक चरण माना जाता है, यहाँ दूसरा चरण इतना हो गया, मतलब कामा जहाँ लग जाता है वहाँ पे एक चरण हो गया, फिर एक यहाँ से हो गया, फिर एक यहाँ से, ठीक है। तो 4 लाइनें हैं और 8 चरण है, ठीक है। और मात्राओं को इसी तरह से गिनते हैं। और एक चीज़ देखिए, 11 और 13 पे यति, यति का मतलब होता है जो कामा लगा है, विराम चिन्ह, ठीक है। यहाँ जो कामा लगा है यहाँ पे, इसको यति कहते हैं। तो यहाँ जो मात्राओं को गिना गया है, आप अगर नहीं गिन पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ क्लिक करके आप बहुत आसानी से मात्राओं को गिनना सीख लेंगे। एक वीडियो हम दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सभी जाकर के देखिए और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मात्राओं की गणना करना, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लेना। तो ये उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, क्या चल रहा है हमारा छंद में, रोला है ना, तो रोला का उदाहरण है। रोला का उदाहरण देखिए क्या है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत, हाँ यहाँ से, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये उदाहरण आपका इसका था। इसके बाद आ जाता है सोरठा छंद। सोरठा छंद को देखिए, तो सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो देखिए प्रथम और तृतीय चरण यही है। प्रथम यानी पहला ए हो गया, ए हो गया दूसरा चरण, ए हो गया तीसरा, ए हो गया चौथा। तो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ देखिए बताया गया है, ठीक है। ये हो गया। और उदाहरण देख लीजिए इसका, जय सुमिरति सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करम अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये उदाहरण हो गया। और एक चीज़ इसमें और यहाँ आपकी परिभाषा में दिया गया है कि पहले और तीसरे चरण के अंत में क्या होता है, लघु गुरु आते हैं। तो पहला और तीसरा चरण कौन सा है, पहला चरण ए है और तीसरा चरण ए है, तो यहाँ लघु गुरु आएगा। इसको भी ध्यान देंगे। लघु गुरु का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो जो वीडियो में बताए हैं उसको जब देखेंगे तो लघु और गुरु सब आप समझ जाएंगे, ह्रस्व और दीर्घ सब समझ जाएंगे। 5 मिनट का वीडियो है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और संस्कृत का श्लोक लिखने के लिए आता है। तो संस्कृत का श्लोक आप कहाँ से लिखेंगे, जो नहीं आता है आपके एग्जाम में, जो सबसे कम पूछा जाता है उसी को याद करेंगे श्लोक, ठीक है। जो ज़्यादा पूछा जाता है अगर उसको याद करेंगे तो वो अगर पेपर में आ गया तो उसको आप लिख भी नहीं सकते, ठीक है। जो पेपर में आ गया उसको नहीं लिखा जाता है, उसमें दिया गया रहता है कि जो प्रश्न पत्र में न आया हो,
मतलब कहा जाता है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न पत्र मतलब आपके पेपर में जो न आया हो, ठीक है। तो वही नहीं आया रहेगा जो कभी नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, उसी को याद करेंगे। तो एक ये याद कर लेंगे, वाराणसी पाठ में एक है श्लोक, बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, एक इसको याद कर लेंगे। और एक और ऐसा देख कर याद करेंगे जो एग्जाम में बहुत कम आता है, ठीक है। तो एक इसको याद कर लेंगे, एक अपने मन से, और दूसरा याद कर लेंगे। या तो एक इसको याद कर लेंगे, इसी से काम बन जाना चाहिए, ये हो सकता है नहीं पूछा जाएगा, जल्दी नहीं आता है इससे, ठीक है। वाराणसी जो पाठ है इससे आपका गद्यांश तो आता है, लेकिन ये बहुत कम श्लोक नहीं आता है जल्दी, ठीक है। गद्यांश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये पहला पाठ है वाराणसी, ठीक है। लेकिन श्लोक के लिए नहीं, श्लोक मतलब श्लोक इसको याद कर लेंगे, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, तो यही याद किए रहेंगे, इसी को लिख देंगे। या तो एक इसको याद कर लें और एक कोई और याद कर लें, ठीक रहेगा तब, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। तो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आपके पूरे संस्कृत परिचायिका में सबसे महत्वपूर्ण वाराणसी पाठ है। इससे कोई ना कोई हर साल पूछा जाता है, तो आप वाराणसी को बढ़िया से तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा इसी से, ठीक है। इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है, ये वेरी मोस्ट है, ठीक है। वाराणसी पाठ जो है इससे तो आता ही आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो वाराणसी आप ज़रूर पढ़ लेंगे, कोई लेसन पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन वाराणसी पढ़ना है, इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक। इसके आगे चलते हैं। संस्कृत पद्यांशों की व्याख्या करने के लिए भी आता है। तो संस्कृत पद्यांशों की व्याख्या करने के लिए आप अन्योक्त विलासा एक पाठ है, इसको जरूर पढ़ लेंगे। जीवन सूत्राणी एक पाठ है, इसको जरूर पढ़ लेंगे। तो इन दो लेसन से आपका काम हो जाना चाहिए। और आप एक बात और ध्यान रखिए कि देख लीजिए ये आपके सिलेबस में इस समय है कि नहीं है। कोरोना वाले में हो सकता है कटा तो नहीं है, अगर नहीं कटा है तो इसको जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी से आपका काम हो जाना चाहिए। ये दो बहुत मोस्ट हैं, इससे मतलब इससे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, हर साल आने की संभावना बनी मतलब रहती है, ज़्यादा आते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद आगे आपका हिंदी में जीवन परिचय। जीवन परिचय में कवि परिचय जो रहता है और लेखक परिचय कहने का मतलब, कवि परिचय में मतलब काव्य जो लिखे हैं उनका परिचय जीवन परिचय में देना होता है, और लेखक परिचय का मतलब होता है जो गद्य गद्य लिखने वाले हैं उनका भी आता है, ठीक है। तो कवि परिचय जैसे सूरदास का आप याद कर लेंगे, तुलसी का याद कर लेंगे, बिहारी का भी याद कर सकते हैं, बहुत मोस्ट नहीं है, और महादेवी वर्मा का भी याद करेंगे आप, और सुभद्रा कुमारी चौहान, इतना ही याद करना है आपको। लेकिन मोस्ट हैं, सबसे बहुत ज़्यादा मोस्ट इसमें ये दो हैं, सूर और तुलसी और महादेवी वर्मा, ये तीन ज़्यादा मोस्ट हैं। तीन याद कर लेंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तीन तो याद करना ही है आपको, और तीनों बहुत आसान है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, सूर और तुलसी, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहती है इससे। इसके बाद लेखक परिचय। लेखक परिचय मतलब जीवन परिचय लेखक का आता है, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेंगे आप, जयशंकर प्रसाद का याद कर लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लेंगे। तो इतने इसमें से आ जाना चाहिए। तीन के अलावा अगर और भी याद कर सकते हैं, आपकी क्षमता है याद करने की, तो और भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों को जरूर याद करना है। इसके बाद आ गया हिंदी काव्य पद की व्याख्या। हिंदी काव्य में जो पद की व्याख्या करने के लिए आता है, तो इसमें क्या करना है देखिए, इसमें संदर्भ प्लस काव्य सौंदर्य भी लिखना होता है, ठीक है। तो सिर्फ व्याख्या करने का पूरा नंबर नहीं रहता है, संदर्भ सही होना चाहिए आपका। संदर्भ करने का मतलब इस लेसन को लिखा कौन है और इस लेसन का नाम क्या है, ये सब इसमें लिखा जाता है। तो संदर्भ बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस आप करेंगे सब सही हो जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करना है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करना है। तो पद्य में व्याख्या करने के लिए जो आता है, तो किससे मतलब कौन कौन सा लेसन आपको पढ़ना है, सूरदास का पद जो है ये आपको पढ़ना है ज़रूर, इससे आते हैं, मतलब इससे दिया आता है, अर्थ लिखने के लिए आता है, व्याख्या करने के लिए। इसके बाद तुलसी को भी पढ़ेंगे। तुलसी का वन पथ पर बहुत मोस्ट है, ठीक है। वन पथ पर जो है ये पढ़ लेंगे आप, सूर का पद पढ़ लेंगे, तुलसी का वन पथ पर पढ़ लेंगे, इतने से काम बन जाएगा। और धनुर्भंग भी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना। इसके बाद रसखान बिहारी, इसको भी पढ़ लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट यही दो हैं, सूर और तुलसी हैं, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको पढ़ना है ज़रूर। और आसान है, समझ कर आप पढ़ेंगे ना तो सब हो जाएगा, बहुत आसान है दोनों। वन पथ पर भी आसान है और सूर का पद भी आसान है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़िए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर पढ़ना है दोनों लेसन। इसके आगे चलते हैं। हिंदी गद्य की व्याख्या, गद्य भी आता है और इसका भी व्याख्या लिखने के लिए आता है। तो इसमें भी संदर्भ लिखना है, और इसमें भी संदर्भ लिखना है, साहित्यिक सौंदर्य भी लिखना है, साहित्यिक सौंदर्य। और हाँ, ऊपर एक चीज़ नहीं बताया हम, संदर्भ भी लिखना है, व्याख्या भी लिखना है इसमें, और काव्य सौंदर्य भी लिखना रहता है, तब पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखा जाता है, मतलब काव्य सौंदर्य में यही लिखा जाता है इसमें कौन सी भाषा, किस भाषा का प्रयोग हुआ है, अलंकार छंद, ये सब इसमें मतलब कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, भाषा कौन सी है, ठीक है।
ये सब लिखा जाता है काव्य सौंदर्य में। ठीक, इसके बाद वही चीज़ इसमें भी है, संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, इसके बाद साहित्यिक सौंदर्य भी लिखना है, जैसे उसमें लिखते हैं इसी तरह से इसमें भी लिखना होता है आपको। ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद गद्य की व्याख्या के लिए कौन कौन से लेसन इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, तो मित्रता, जो शुक्ल आचार्य रामचंद्र जो मित्रता पाठ लिखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं, इसको पढ़ना है। इसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और एक बात इसको भी याद रखना है, आपको देख लेना है कि ये लेसन आपके सिलेबस में इस समय है या नहीं है। अगर हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर करेंगे आप याद। इसके बाद खंड काव्य कैसे करेंगे, तो आपके यहाँ कर्ण खंड काव्य जौनपुर में चलता है। तो अगर आप जौनपुर से हैं तो जौनपुर में यही कर्ण खंड काव्य चलता है। अगर आप किसी और जगह से हैं तो अपना खंड काव्य जो है उसको पढ़ लेना। इसको कैसे पढ़ना है, 2-4 बार पूरा कहानी पढ़ जाओ। ठीक है, 2-4 बार पूरी कहानी पढ़ जाओ, आपके दिमाग में कहानी, मतलब दिमाग में पूरा जब कहानी पढ़ जाएंगे तो आपके दिमाग में पूरी ये कहानी याद हो जाएगी। कहानी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। इसके बाद निबंध भी लिखने के लिए आता है, तो निबंध रटा नहीं जाता है, निबंध भी हेडिंग याद कर सकते हैं। अगर याद करना चाहते हैं, हेडिंग याद करके अपने भाषा में लिखने की कोशिश करना चाहिए ये निबंध जो लिखा जाता है। ठीक है, किताबी भाषा में लिखेंगे तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे और उतना ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे। किताबी भाषा कितना याद करेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको हेडिंग याद करना है और अपने भाषा का प्रयोग करते हुए लिखना है। घर पर ही आप लिखने की कोशिश करिए, 2-4 बार लिखिए, लिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।